इसको क्लोज कर दो। तो अभी हम जो पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, अब कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड कोएगुलेट होता है, क्यों क्यों होता है? किसकी वजह से होता है वो पता है? ब्लड क्लॉट क्यों होता है? क्लॉट मतलब कोएगुलेशन बोल सकते हैं, क्यों होता है? कॉलेज में पढ़े नहीं पढ़े? आया नहीं इतना तो बोल सकते हो ना। ठीक है, तो कोएगुलेशन का मतलब होता है सिंपल प्रेसिपिटेशन होना। सिंपल क्या होना? प्रेसिपिटेशन होना। अब ये एक्चुअली में इसमें हमको पढ़ना क्या है? पहली बार हम बोलते थे कि जो मड के पार्टिकल है, मड के पार्टिकल है, जब हम मडी वाटर को स्टर करते हैं तो पूरा मड जो होता है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। आफ्टर सम टाइम मड के पार्टिकल सेटल होते हैं। उसका रीजन क्या बताया था? जो मडी वाटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा क्या होगा? सपोज अट्रैक्शन होगा, तो उस अट्रैक्शन की वजह से वो क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। दो फिनोमेना एग्जैक्टली अपोजिट है। पहली बात, यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स है बहुत सारे। अब इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, सेम चार्ज। तो सभी के सभी पार्टिकल न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, ये सभी के सभी पार्टिकल क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद ये इस साइड में जब जाएंगे तो इस प्रकार का एक बड़ा पार्टिकल बना दिया। ठीक है, तो ये जो एक बड़ा पार्टिकल है ये किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। इसको हम एसोसिएशन बोलेंगे, डिसोसिएशन? एसोसिएशन। अब एसोसिएशन तब होगा, दो पॉसिबिलिटी है। पहला, कुछ पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कुछ पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सिंपल सी बात है उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, या तो सबके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर सेम चार्ज रहेगा तो एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। तो एसोसिएशन दो ही कंडीशन में पॉसिबल है। पहली कंडीशन, या तो सभी पार्टिकल के सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सभी के सभी न्यूट्रल रहेंगे। दूसरी पॉसिबल कंडीशन ये है कि कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कुछ के ऊपर नेगेटिव। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। और जब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा तो वो इजीली क्या करेगा? एक दूसरे के साथ एसोसिएट होगा, और एसोसिएट होगा तो इस प्रकार का ये एसोसिएशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है इसको हमने एसोसिएशन बोला, यहाँ से इधर जा रहा है इसको हम लोग डिसोसिएशन बोले। अब दोनों में फर्क ऐसा है, हम एक प्रोसेस में पार्टिकल साइज इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे प्रोसेस में पार्टिकल साइज डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इधर जाते हैं जहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है उसमें पार्टिकल साइज इंक्रीज किया, और हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं जिसमें बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया, वहां पे हमने डिसोसिएशन। अभी तक हमने देखा था कि सपोज, मतलब जब हमने लायोफोबिक सोल को बनाया था तब उसमें हमने कुछ मेथड्स देखे थे जिसको हमने बोला था कंडेंसेशन मेथड। उसमें क्या किया था? छोटे पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट किया। उसके बाद कौन सा था? डिस्पर्सन। उसमें क्या किया था हमने? बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हमने पढ़े थे, अब उन्हीं को यहाँ पे यूज कर रहा है। अब मैं बोलता हूँ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में से कौन से प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब, या राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब? प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब पार्टिकल का साइज बढ़ता है उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, पार्टिकल का साइज कम होने की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। जैसे हमने बोला ना ब्लड कोएगुलेट हो गया, इसका मतलब ब्लड के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आए, मतलब क्या हुआ वहां पे? एसोसिएशन। तो ये तो मान के चलते मतलब बोल सकते हैं कि जब कोएगुलेशन होता है ये तब होगा जब वहां पे क्या होगा? एसोसिएशन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या कोएगुलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? तो कोएगुलेशन का मतलब होता है सिंपल क्या होना? प्रेसिपिटेट होना, और प्रेसिपिटेट होने के लिए पार्टिकल्स का एसोसिएशन होना चाहिए। तो कोएगुलेशन होने के लिए पार्टिकल का एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, बाद में डिसोसिएशन भी पढ़ेंगे, एसोसिएशन दोनों हम एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको एसोसिएशन करना है, प्रेसिपिटेशन करना है, मतलब कोएगुलेशन करना है। क्या करना है? कोएगुलेशन। तो ये कोएगुलेशन करने के मेथड कौन से होते हैं?
ये मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे जो एक पार्टिकल है ये डिस्पर्स स्पेस के पार्टिकल है। तो पहले तो हमको ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि ऑल आर न्यूट्रल, और ये को न्यूट्रल रहेंगे तो उनके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। फिर बाद में पता चला कि इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। ये मान के चलते हैं कि सभी के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या नेगेटिव चार्ज इनबिल्ट है या बाद में एब्सॉर्ब हुआ है? मतलब ये मान के चलते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब हुआ है, और जो बात एब्सॉर्ब होती है उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज एब्सॉर्प्शन जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, एब्सॉर्प्शन को कैसे निकालेंगे ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो इजीली निकाल पाएंगे। जैसे हमने बोला था कि जो डस्ट के पार्टिकल है इफ वो बेंच के सरफेस के ऊपर है तो उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वही रस्टिंग की जब बात आती है तो उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, तो हम इस चार्ज को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो चार्ज एब्सॉर्ब हुआ है। अब ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। अब पहली बात, कोएगुलेशन करने के लिए, प्रेसिपिटेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ताकि अब इनका कोएगुलेशन होगा या नहीं होगा, चार पार्टिकल को लेकर चलते नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पहली बात ये हो सकती है कि हम इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल क्या मतलब क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, देन एब्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर को कम करते हैं तो एब्सॉर्प्शन होता है, और टेम्परेचर को बढ़ाता है तो डिसॉर्प्शन होता है। तो जैसे हम बॉईल करेंगे मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल का एब्सॉर्प्शन हुआ था इसका क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसके बाद हमको यहाँ पे जो पार्टिकल्स मिलेंगे, ये पार्टिकल्स कैसे मिलेंगे, न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल पार्टिकल का क्या हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, कोएगुलेशन हो सकता है। पहली बात मतलब इनडायरेक्टली आपको ये तो समझ में आया होगा कि हमको कुछ करना नहीं है, बस चार्ज को निकालना है। समझ में आया? दूसरी बात, ये चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, कॉमन आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट की वजह से है ना। तो दूसरा प्रोसेस, क्या मैं डायलिसिस कर सकता हूँ कंटिन्यूअसली? इससे अच्छा हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। सही है। अब ये मानते चलते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव आयन कॉमन था, तो एब्सॉर्ब कौन हुआ, नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो साथ में होगा ना, क्योंकि नेगेटिव अकेला तो नहीं आया, तो पॉजिटिव के साथ आया। अब हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस किया, एक साइड में नेगेटिव टर्मिनल है, एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव आयन जाएंगे नेगेटिव साइड में और नेगेटिव आयन जाएंगे, क्योंकि चार्ज और चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमने इस पार्टिकल के सरफेस का ऊपर का नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, और उसको करने के लिए हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड को यूज किया। अब if मैं आपको पूछता हूँ कि आपको कोएगुलेशन करना है, तो माइंड में यही आना चाहिए कि हमको कुछ नहीं करना है, या तो इसको न्यूट्रलाइज करना है। कैसे, या तो नेगेटिव चार्ज को निकाल दो या तो पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दो, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? और कैसे कर सकते हैं, क्या हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, ये हमारा यू शेप का ट्यूब है। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये वाला है, ये जो लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर है। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या तो इंड्यूस्ड डाइपोल आयन इंटरेक्शन। ये तो न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल मतलब नॉन पोलर के जैसे रहेगा। इफ वो नॉन पोलर है तो वहां पे होना चाहिए इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो पोलर पोलर में होता है तो डाइपोल डाइपोल, नॉन पोलर में होता है तो इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर और नॉन पोलर में होता है तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और पोलर और आयन में होता है तो इसको बोलते हैं डाइपोल आयन। इफ ये नॉन पोलर और आयन में हुआ तो इंड्यूस्ड डाइपोल और आयन। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में है। तो इसका मतलब ये कौन सा होना चाहिए, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। इस अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पे हम आयन आयन इंटरेक्शन लिखते हैं। तो इन दोनों के कंपेयर में कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आयन आयन। अब क्या हुआ, इस नेगेटिवली चार्ज के पार्टिकल्स है जो मान के चल रहे हैं हम लोग, उनको हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ से हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, यहाँ से हमने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, बैटरी को ऑन कर दिया। तो ये पार्टिकल कहाँ जाएंगे? अब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पूरा का पूरा पार्टिकल मूव करेगा या ओनली सरफेस के पार्टिकल जाएंगे? देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे। मतलब सपोज हम इसको पार्टिकल को सरफेस मानते हैं तो पार्टिकल के सरफेस के ऊपर नेगेटिव पार्टिकल है। तो पार्टिकल का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? चार्ज के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ पे पार्टिकल जाएगा? क्योंकि जहां जहां चार्ज जाएगा वहां वहां पार्टिकल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल के सरफेस के ऊपर चार्ज एब्सॉर्ब है। लेकिन जिस टाइम इस चार्ज को कोई ऐसा अट्रैक्शन मिला जो इससे स्ट्रॉन्ग है तो ये चार्ज उसकी तरफ चले जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये मान के चलते हैं कि ये पार्टिकल के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पूरा का पूरा पार्टिकल कहाँ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पार्टिकल खुद की वजह से गया या सरफेस के पार्टिकल की वजह से? उसकी ये जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है? सरफेस के पार्टिकल की वजह से। अब जैसे वो इस पॉजिटिव की तरफ गया तो पॉजिटिव पे जाने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज उनमें से ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो जैसे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ जाएंगे तो सरफेस के ऊपर का नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में इंटरेक्शन बढ़ेगा। नहीं समझा? देखो अभी यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है इन दोनों के बीच में? इंड्यूस्ड डाइपोल आयन। जैसे वो पार्टिकल यहाँ जाएगा तो सरफेस का जो आयन है वो नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये अपोजिट चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ जाने के बाद क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सरफेस के ऊपर से निकल जाएगा और वो नेगेटिव चार्ज के आयंस कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? अब डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा ये डिपेंड करता है कि उनका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा। तो ये मान के चलते हैं कि वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो डिपॉजिट कहाँ पे हो गए? तो इनके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज चले गए और इनके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो अभी कैसे बनेंगे? और जब ये पार्टिकल न्यूट्रल बनेंगे तो क्या उनका एसोसिएशन हो सकता है? और if उनका एसोसिएशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन हुआ मतलब कोएगुलेशन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग डिफरेंट मेथड को यूज करके भी क्या कर सकते हैं? कोएगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे कर दो, हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें तो क्या होगा? अभी देखो ये वाला हमारा चार्ज है, सपोज कोई पर्टिकुलर पार्टिकल है उसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पार्टिकल बिहेव कैसे करेगा? नेगेटिव के जैसे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो नेगेटिव के बाजू में कौन आएगा? अब जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ये मोबाइल फेज रहेगा या स्टेशनरी फेज? अभी के लिए जो रहेगा वो कौन सा फेज है? स्टेशनरी। लेकिन इसके बाजू में किसका प्रोटेक्शन रहेगा? मोबाइल फेज का। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। तो जब हम थोड़ी दूर के बाद देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्टली पॉजिटिव है कि एग्जैक्टली नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट कैसा ऐड किया? बहुत सारा ऐड कर दिया। तो जब इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारा ऐड करते हैं तो इनके सरफेस के ऊपर सभी पार्टिकल एब्सॉर्ब हो जाते हैं और एक लेयर बनाते हैं इसके अराउंड। और इससे हमको ये पता चलता है कि इस पार्टिकल का नेचर ना ही एग्जैक्टली पॉजिटिव है ना ही एग्जैक्टली न्यूट्रल है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल मिल जाते हैं और हमारा काम वही है, क्या करना है? चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल करना है। नहीं समझा? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं? उसका कोएगुलेशन कर सकते हैं। समझा है? ठीक है, ओके। और कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं कोएगुलेशन करने के लिए? ठीक है,
ये जो कोएगुलेशन है इसको एक और वर्ड कहा जाता है फ्लोक्यूलेशन। कौन सा कहा जाता है? फ्लोक्यूलेशन। नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको बोला जाएगा कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज का सोल है और उस नेगेटिव चार्ज के सोल का कोएगुलेशन करना है, तो आपके पास 4 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के आयन दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा इनमें से किसका फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ज्यादा है, फ्लोक्यूलेशन पावर ज्यादा है, या तो कोएगुलेशन पावर ज्यादा है। अब कैसे? अब हमने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है इसने काम कौन सा किया? न्यूट्रलाइज करने का। इसको चार्ज पार्टिकल, तो सपोज चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? नेगेटिव। सपोज चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? पॉजिटिव। और ये जब हम देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्लोक्यूलेशन का पावर कितना रहेगा। एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सही है? क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये भी मान के चलते हैं कि यहाँ पे इन 4 पार्टिकल के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज जो है, टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो 120 है। तो ये मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल वैल्यू है। तो 4 पार्टिकल के सरफेस के ऊपर का टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किए, तो इसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उनमें इलेक्ट्रोलाइट है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे काम के कौन है? आवाज पीछे वाले थोड़ा सा ऊपर तो बाकी क्लोज करो, ठीक है? तो if हम यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो इनमें से हमारे काम का कौन है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब हमने यहाँ पे यूज किया NaCl, फिर हमने यूज किया MgCl2 और तीसरा हमने किया AlCl। तीनों में कॉमन कौन है? Cl, जो कि हमारे काम का तो है नहीं। यहाँ पे हमारे काम का कौन है? पॉजिटिव। तो इसमें जो पॉजिटिव है दैट इज Na+1, इसमें जो पॉजिटिव है दैट इज Mg+2 और इसमें जो पॉजिटिव है दैट इज AlCl, सही है? अब तो 4 पार्टिकल का मिला के हाइपोथेटिकल चार्ज कितना कंसीडर किया? 120। अब आप मुझे बताओ, मुझे इसका कोएगुलेशन करना है तो मुझे इसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करना होगा, सही है? तो मुझे NaCl के कितने पार्टिकल यूज करते होंगे? हाँ? तो इसके 120 पार्टिकल यूज करेंगे तो ही वो इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, सही है? MgCl2 के कितने पार्टिकल यूज करने पड़ेंगे? 60 और इसके, सही है? तो ये मान के चलते हैं कि 3 सेक्शन है A, B और C 12 के। एक काम दिया है हमने, वो काम पूरा करना है। ये काम पूरा करने के लिए A सेक्शन के 120 स्टूडेंट की जरूरत पड़ी, वही काम करने के लिए B सेक्शन के 60 स्टूडेंट को यूज करना पड़ा और उसी काम को करने के लिए C सेक्शन के ओनली। तो आप मुझे बताओ किसका काम करने का पावर ज्यादा है? सही है ना? मतलब जिसका क्वांटिटी कम लगेगा उसका पावर ज्यादा लगेगा। तो आपको हम अब ये बताना है कि इन नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, उनका कोएगुलेशन करना है। तो कोएगुलेशन करने के लिए हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट को यूज किए। तो क्वेश्चन ये आता है इन तीनों को उनके कोएगुलेटिंग पावर के हिसाब से अरेंज करो, या तो फ्लोक्यूलेशन पावर के हिसाब से अरेंज करो, ठीक है? कोएगुलेशन पावर मतलब कितना इजीली कोएगुलेट कर पाएगा, फ्लोक्यूलेशन पावर का मतलब कितना इजीली फ्लोक्यूलेट कर पाएगा। फ्लोक्यूलेशन कोएगुलेशन बोथ आर सेम, एक न्यू टर्म को यूज किया है। तो इफ हम यहाँ पे देखते हैं Na, Mg और एल्यूमिनियम, किसका वैलेंसी ज्यादा है? तो ये बोल के जा सकते हैं कि जिसका वैलेंसी ज्यादा रहेगा उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा रहेगा, उसका फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ज्यादा रहेगा, फ्लोक्यूलेशन पावर ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? और ऐसा कहा जाता है कि वैलेंसी का 4th पावर जो होता है वो कोएगुलेटिंग पावर होता है। उसका कोई काम नहीं आएगा, आपको सिर्फ कंपेयर करने के लिए पूछा जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना है? आपको देखना है उसका वैलेंसी कितना है। समझा नहीं समझा? तो दिस इज अबाउट कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग
फ्लोक्यूलेशन पावर, ठीक है। ये किसके लिए था? पॉजिटिव के लिए। ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव के लिए। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो 120 है, पॉजिटिव चार्ज 120 है, तो हमको ये वाला यूज करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबका फ्लोक्यूलेशन पावर या कोएगुलेशन पावर सेम रहेगा, सही है। अब हमको इसके जगह कोई ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसमें अनायन का वैलेंसी डिफरेंट हो। चलो कोई बात नहीं, एक में हम लेते हैं Cl-1, दूसरे में लेते हैं O-2 और तीसरे में लेते हैं N-3, सही है। तो क्या हो रहा है, इस 120 को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस 120 को कोएगुलेट करने के लिए Cl कितने चाहिए? 120, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका मतलब इतने ही पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करना है तो नाइट्रोजन के पार्टिकल कम से कम चाहिए, इसका मतलब नाइट्रोजन का कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा रहेगा, समझा नहीं? ठीक है, तो ये समझ में आ गया कोएगुलेटिंग पावर और फ्लोक्यूलेशन पावर, समझा नहीं समझा? ठीक है, तो इससे सिर्फ ये देखना है आपको कि न्यूट्रलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार देख लो। तो पावर फाइंड कैसे किया हमने? डायरेक्ट कंपेयर करके बोल सकते हैं ना किसका पावर ज्यादा रहेगा, जिसका क्वांटिटी कम लग रहा है सेम काम करने के लिए सिंपल सी बात है उसका फ्लोक्यूलेशन मतलब वैल्यू पावर ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू, इसको हम लोग सीबी बोलेंगे या तो इसको फ्लोक्यूलेशन वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू न्यूट्रलाइज द चार्ज पार्टिकल, सही है। तो क्या होगा, कोएगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू। नहीं समझ, फिर से बताता हूं, देखो कोएगुलेटिंग पावर का मतलब होता है कि वो कितने इजीली उसको कोएगुलेट कर सकता है, सही है, वो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है जिसका, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट में कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज करना होगा। जैसे हमने इसको नेगेटिव चार्ज के लिए बोला था, इसके 120 पार्टिकल, तो ये मान के चलते हैं 120 मोल्स पर लीटर, ये मान के चलते हैं 60 मोल्स पर लीटर, ये मान के चलते हैं 40 मोल्स पर लीटर, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम लगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे, तो ये मान के चल सकते हैं कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम लगा उसी का कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है, समझा? कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग वैल्यू बोथ आर डिफरेंट। कोएगुलेटिंग पावर एक्चुअल में पावर कंपेयर करना है और कोएगुलेटिंग वैल्यू का मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन देखना है। अब जिसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू का वैल्यू जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो लिख सकते हैं कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन पूछा था कि इसको आपको कोएगुलेटिंग पावर के हिसाब से अरेंज करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कोएगुलेटिंग वैल्यू के हिसाब से अरेंज करना है। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज सॉल्यूशन, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, और जो टेबल दिया था लास्ट में बोला था मैंने, वो आपको याद रखना है कि कौन पॉजिटिवली चार्ज है कौन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। चार्ज ऑफ पावर दिए उसमें हाइड्रोक्साइड है, फिर ऑक्साइड हाइड्रेट आयन में है, हैलाइड्स है, बेसिक डाई, एसिडिक डाई, वो सब दिया हुआ है। चलिए आगे, तो इसमें हमने कोएगुलेट किया या कोएगुलेट होने से बचाया, कोएगुलेट किया, ओके।
अभी हमको एक ऐसा कंसेप्ट देखना है जिसको गोल्ड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। लेकिन गोल्ड के साथ तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, ऐसा कहते हैं कि गोल्ड नंबर। इन क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है। ये ठीक इसका उल्टा है। इसमें हमने क्या किया था, चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल करके कोएगुलेट करने के लिए क्या लगेगा वो हमने देखा था कोएगुलेशन में। तो गोल्ड नंबर एक ऐसा नंबर होता है, वो ये बताता है कि इफ किसी का कोएगुलेशन हो रहा है, किसी का कोएगुलेशन हो रहा है, तो उसके कोएगुलेशन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट चार्ज पार्टिकल यूज करने होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग गोल्ड नंबर। तो ये कोएगुलेशन के बारे में बताता है, ये कोएगुलेशन से प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क क्या है? ये एसोसिएशन कैसे होगा ये बोलता है, ये क्या सोचता है, डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसने ये नहीं बोला कि मुझे डिसोसिएशन करना है, ये बोलता है कि हमको एसोसिएशन करना है, ये बोलता है एसोसिएशन होने से रोकना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं बोलो? न्यूट्रल कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करेंगे या तो नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे, सही है। तो कोएगुलेटिंग पावर एंड गोल्ड नंबर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोएगुलेटिंग पावर और गोल्ड नंबर क्या है? जिसका कोएगुलेशन करने का पावर ज्यादा है उसका प्रोटेक्शन करने का पावर ज्यादा होगा कम होगा? देखो इन तीनों को हमने ऐड किया है, तो इन तीनों में से कौन कोएगुलेशन इजीली करेगा? इसका मतलब कौन कोएगुलेशन इजीली नहीं करेगा? करेंगे तो तीनों, हम इजीली बोल रहे हैं, कौन इजीली करेगा, कौन इजीली नहीं करेगा? मतलब किसका कोएगुलेशन करने का पावर ज्यादा है और किसका सबसे कम है? मैंने आपको बोला था दोनों डिफरेंट है, एक्जेक्टली अपोजिट। ये बोलते हैं कि हम कैसे कोएगुलेट करेंगे और ये कहता है कि कोएगुलेशन को कैसे बचाएंगे। तो इसका काम है कोएगुलेशन को बचाना। तो अब इन तीनों को हमने यूज किया, तो तीनों में से कौन कोएगुलेशन को होने से बचाएगा या कौन कोएगुलेशन की स्पीड को कम करेगा? NaCl। और कौन कोएगुलेशन के रेट को इंक्रीज करेगा? तो गोल्ड नंबर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर। अरे एक खेत है उसमें हमने फ्रूट्स लगा दिए और उसके 3 गेट है और 3 अलग अलग गेट है, तो तीनों के ऊपर हमने चौकीदार रख दिया और जो फ्रूट्स है वो उनको भी पसंद है। 3 चौकीदार है, एक को ज्यादा पसंद है, दूसरे को कम और तीसरे को सबसे कम। जब खाने की बात आएगी तो मान के है A, B और C में से खाने का पावर C का ज्यादा है, तो कंजम्पशन के हिसाब से देखते हैं तो कौन आगे रहेगा? सबसे कम कौन खाएगा? तो मुझे देखना है कि किसने ज्यादा फ्रूट्स को प्रोटेक्ट किया, सही है ना? नहीं समझा? तो सेम यहाँ पे कोएगुलेशन का उल्टा होता है गोल्ड नंबर। तो कोएगुलेटिंग पावर एंड गोल्ड नंबर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए नहीं बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया था Na+Mg+2 और Al-3, क्योंकि वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि उसका वैलेंसी के साथ रिलेशन है।
इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, आपको 3 या 4 का वैल्यू दिया जाएगा और बोला जाएगा ये उनका गोल्ड नंबर है, ये इनका गोल्ड नंबर है। तो आपको ये बताओ इनमें से कौन इसको इजीली प्रोटेक्ट करेगा। तो क्या करना है, गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्शन पावर। तो जिसका गोल्ड नंबर का वैल्यू कम रहेगा उसका प्रोटेक्शन पावर ज्यादा रहेगा। पहले गुजरात बोर्ड के बुक में कुछ लोगों मतलब कुछ कंपाउंड्स का गोल्ड नंबर दिया था, एनसीईआरटी में नहीं है। ये वहां पे होता तो कंपेयर करके बोल सकते थे कि इनमें 3 या 4 का गोल्ड नंबर दिया है, तो आप मुझे बताओ इसका प्रोटेक्शन वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन वैल्यू एंड गोल्ड नंबर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इतना और ये वाला लिख लो जल्दी, ये वाले पॉपुलेशन वैल्यू, पॉपुलेशन पावर और गोल्ड नंबर। पूरा नहीं लिखना है, जितना बोला उसमें, बाकी तो है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, और मेन एक गोल्ड नंबर और प्रोटेक्शन पावर एंड गोल्ड नंबर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको गोल्ड नंबर ही दिया जाएगा, तब ये पूछा जाएगा कोएगुलेटिंग इनमें से किसका गोल्ड नंबर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, तो आप उसको कोएगुलेटिंग पावर से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लोज कर दो कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं, इमल्शन। कभी सुना है इमल्शन के बारे में? इसके पहले क्या होता है? आवाज थोड़ा सा बात का आवाज ज्यादा है। फैट इन वाटर, ओके। और कोई इमल्शन, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट कैसे बन जाते हैं। पहला, इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन in which particle size of dispersion is in between 1 to 1000 nanometer. न्यूज़ देखो, न्यूज़ कभी एक जमाना था जब दिन भर के न्यूज़ 5 मिनट में खत्म होना देते हैं, दिन भर के अच्छे से। अब 5 मिनट की न्यूज़ सही है, उनको कुछ बताना तो वो 2 घंटे पहले से बोलेंगे, ब्रेक के बाद उस पार, ब्रेक के उस पार, ये होता कुछ नहीं। तो वैसे आना चाहिए आपको, मतलब छोटे से पॉइंट को एक्सप्लेन। सपोज कभी ऐसा हुआ कि एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 8 पॉइंट लिख लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें नहीं हो सकते, तो आप देखो 1 पॉइंट को 2 पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि एग्जाम में मार्क पॉइंट कितने 8 आएगा तो 4 मार्क। तो हम जाए तो पेपर चेक करने से बोल रहा हूँ, उनका सीधा कहना है काउंट करो कितने हैं, ठीक है। तो इमल्शन में हमको देखना है, तो पहला पॉइंट हो गया इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, इसमें डिस्पर्स फेज रहेगा और डिस्पर्शन मीडियम भी रहेगा।
डिस्पर्स फेज जो रहेगा ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, डिस्पर्शन मीडियम जो रहेगा ये भी लिक्विड फेज में ही रहेगा। देखा था ना क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम टेबल देखा था, 8 देखे थे उसमें, सॉलिड इन सॉलिड से लेकर गैस इन लिक्विड तक। सही है। डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन दोनों की खासियत है दोनों इमिसिबल होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? इमिसिबल रहेंगे तो वह हेटेरोजेनियस रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन की खासियत ही है कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इफ कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस है तो इमल्शन भी हेटेरोजेनियस ही होना चाहिए। लेकिन हम अल्कोहल को वाटर में ऐड करते हैं तो वो होमोजेनियस बनता है, मिक्स हो जाता है ना प्रॉपर्ली, तो वो इमल्शन नहीं बनेगा। तो इमल्शन बनने के लिए कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। फिर आप बोलोगे सर अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल कम है वाटर ज्यादा है, तो दोनों लिक्विड स्टेट में है, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा? मिक्सिबल। और ये कैसा है? इमिसिबल। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा। इनका बेस्ट, अब ये इमिसिबल है, मिक्स होंगे नहीं होंगे, फिर भी मिक्स करना है, तो ऐसे टाइम पे हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? एक स्टेबलाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ता है। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो इमिसिबल है वो दोनों के बीच, दोनों को क्या करेगा? मिक्सिबल करने की कोशिश करेगा। एग्जांपल के लिए इसको नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है ऑयल इन वाटर और दूसरे को कहा जाता है वाटर इन ऑयल। दोनों तो एक ही है ना, डिफरेंट है, बस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम चेंज हो रहा है। इसमें डिस्पर्शन मीडियम कौन है? वाटर, इसका क्वांटिटी ज्यादा है। इसमें कौन है? ऑयल, इसका क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन दोनों के दोनों इमिसिबल है। जैसे हम लोग बोलते हैं मिल्क, अब ये इमिसिबल क्यों है? क्योंकि वाटर जो है ये कैसा है? पोलर, और ऑयल कैसा है? नॉन पोलर। यहाँ पे ऑयल कैसा है? सॉरी, वाटर कैसा है? पोलर, और ऑयल कैसा है? नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं। ऐसा ही आता है मिल्क में। मिल्क किसका कोलाइडल सॉल्यूशन है? फैट इन वाटर। ठीक है, तो मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फैट इन वाटर। और इस फैट का जो साइज होता है वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में, इसलिए क्या बनेगा? कोलाइडल। इससे ज्यादा रहेगा तो कम रहेगा तो, ठीक है। अब ये स्टेबलाइजिंग एजेंट जो होता है इसको बोलते हैं इमल्सिफायर। क्या बोलते हैं? क्यों इमल्सिफायर? क्योंकि उसकी वजह से इमल्शन हो रहा है। अब मान के चलते हैं कि ये दोनों के दोनों अपोजिट है। अपोजिट है मतलब एक पोलर और दूसरा, अब ये तो कंफर्म है कि पोलर और नॉन पोलर के बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिए दोनों के दोनों कैसे है? इमिसिबल। तो दोनों के बीच में समझौता कौन करेगा? ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर है, ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है, और ऐसा मॉलिक्यूल जो ड्यूअल नेचर शो कर रहा है। मतलब पोलर से पोलर के साइड में, नॉन पोलर से नॉन पोलर के साइड में, दोनों के बीच में बॉन्ड बना के रखते हैं, खुद बन गया स्टेबलाइजिंग। सही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इमल्सिफायर होता है ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट हो। जैसे हम लोग सोप का एग्जांपल ले सकते हैं। तो सोप जो है ये स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है ना, ये क्लींजिंग एक्शन में देगा काम, लेकिन नॉन पोलर जो रहेगा वो नॉन पोलर के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल मतलब मैं बोले, पोलर हमको बोलेगा, नहीं बोलेगा पोलर में मेरा दोस्त है, क्योंकि वो हेड से क्या करेगा? पोलर के साथ अटैच रहेगा। तो वो जो सोप रहेगा वो दोनों के साथ ज्वाइंट हो सकता है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो किसका काम करेगा? इमल्सिफायर का काम करेगा। वाटर पोलर है, फैट कैसा होता है? बात तो यहाँ पे भी वही आ गई, सही है ना। तो इस नॉन पोलर को पोलर के साथ स्टेबलाइज करना है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा? इमल्सिफायर को यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इमल्सिफायर यूज करते हैं KC।
इसको यूज करेंगे केसीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो केसीन रहेगा ये किसका काम करेगा, इमल्सिफायर का काम करता है। तो मिल्क में जो केसीन होता है, प्रोटीन होता है, सुना था कभी, ये जो केसीन है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है वो किसका काम करता है, इमल्सिफायर। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में हाइड्रोकार्बन की चेन भी होती है, ऐसा होता है ना, R attached to CH2 attached to C double bond OH, ये कौन है, एसिड है, अमीनो का है, यहाँ है, ये बन रहा है अमीनो एसिड। इसके पास पोलर पार्ट भी है, और ये R की कुछ बढ़ते जाएगी तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ते जाएगा, मतलब ये दोनों काम करेगा, पोलर का भी और नॉन पोलर का भी, मतलब 100% किसका काम कर सकता है, इमल्सिफायर का काम कर सकता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम होता है इस इमिसिबल अनस्टेबल इमल्शन को स्टेबलाइज करना, ठीक है। ऐसे कहा था पहले केक बनाने के लिए एग का यूज करते थे, तो बोलते हैं कि एगलेस भी मिलता है, किसी का मान के चलते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसा होता है किसका काम, इमल्सिफायर का काम, ठीक है। तो इमल्शन इज अ सिंपल टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फिल्म डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में रहेंगे लेकिन इमिसिबल रहेंगे, फिर भी हमको सॉल्यूशन बनाना है ऐसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे इमल्शन। बहुत सारे एग्जांपल आपको, प्रोटीन है, प्रोटीन को भी आप इमल्सिफाई करके यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन है, कैसे, दोनों पार्ट होने चाहिए, पोलर और हम बोलते हैं कि हमारे पास ये लंबी वाली अल्कोहल की चेन है तो ये भी काम कर सकती है, क्यों, ये क्या है, पोलर है, और ये क्या करेगा, नॉन पोलर, तो ये भी किसका काम कर सकता है, इमल्सिफायर का काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, समझ में आ रहा है। तो दिस इज अबाउट द इमल्शन, छोटा सा टॉपिक है, देख लो, नया कुछ नहीं है। एलम का नाम सुना है, एलम, एलम, एलम फटाकड़ी इन गुजराती, कुर्टी इन मराठी, कौन, हाँ बोला, पता है, वेरी गुड, मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इंग्लिश कोई बोल, गुजराती भी, ठीक है। तो ये था इमल्शन के बारे में। अब ये देखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को यूज कहाँ पे करते हैं, मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कोलाइड्स, उनके एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो पहली बात, काय का जो कलर होता है ब्लू, कल बताया था क्रिटिकल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से एंगल चेंज होता है, पार्टिकल साइज चेंज होता है, तो उसका होने वाला कलर जो रहेगा वो चेंज होता है। ब्लड का कोएगुलेशन, इस ब्लड के कोएगुलेशन को इंक्रीज करने के लिए नॉर्मली हम एलम को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं एलम। एलम क्या है, एलम इज अ डबल सॉल्ट, डबल डेकर पता है क्या होता है, डबल डेकर बस कितना, 1 डेकर प्लस 2 डेकर, 1 रोटी प्लस 2 रोटी, डबल रोटी। तो एलम इज अ डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का मतलब दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं K2SO4, इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा हमने यूज किया पोटेशियम है, पता तो है नाम Al2SO4 बाय 3, इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक सॉल्ट, ये दूसरा सॉल्ट, दोनों को मिला देंगे तो डबल K2SO4 डॉट Al2SO4 बाय 3 डॉट 24H2O, इसको बोलते हैं एलम, ठीक है। एलम देखा था, शुद्ध एलम भी देखा था, 11 में देखा था कहीं तो भी, ठीक है, और उतना पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये एलम के पास क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उस चार्ज पार्टिकल को ये इजीली क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है।
और इसीलिए इसी एलएम को यूज करके जो मडी वाटर होता है उस मडी वाटर को क्लीन करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि बारिश के सीजन में जो नल से आने वाला पानी है वो बहुत गंदा होता है, किसी किसी सिटी में एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, हमेशा गंदा पानी आता है, इसलिए हम बाहर से कैन का पानी मतलब कैन मंगवा रहे हैं। ठीक है, मैं किसी को सेव नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ठीक है, हम जब वहां पे थे नाटक में तब कभी कैन का पानी यूज नहीं करना पड़ता था। जो पानी आता था नल को नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो सिर्फ पीने के लिए आता था, उसको दोनों के लिए यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे पीने के लिए अलग से यूज करना होता है क्योंकि नॉर्मल जो पानी आता है वो अच्छा नहीं होता। एक रीजन ये भी है यहाँ का वाटर ज्यादा सॉल्टी है, इसलिए हमको जो प्यूरिफाइड वाटर होता है वो हम यूज करते हैं। तो जब बारिश के सीजन में जब पानी में थोड़ी सी मड मिक्स होता है तो जो मड के जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका पार्टिकल साइज इतना भी बड़ा नहीं होता है कि वो सेटल हो जाए। अब तो मडी वाटर को हम लोग रखते हैं कुछ देर, तो कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल अभी भी सस्पेंडेड होते हैं जो वाटर में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पार्टिकल साइज छोटा होगा। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को कंबाइन करना है, मतलब क्या करना है, एसोसिएशन करना है। तो उन पार्टिकल का एसोसिएशन करने का काम करता है इस एलम के अंदर के अपोजिट चार्ज। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज जो रहेंगे वो कुछ पार्टिकल के ऊपर चले जाएंगे, निगेटिव पार्टिकल जो रहे निगेटिव आयन जो रहेंगे वो कुछ पार्टिकल के ऊपर चले जाएंगे और उन दोनों को वो क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार का एक रीजन होता है जिसको समझ में मडी वाटर को हम एलम यूज करके क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये एलम क्या करता है, इसके अंदर के जो सस्पेंडेड मड के पार्टिकल होते हैं उनका एसोसिएशन करते हैं, उनका कोएगुलेशन करते हैं, और कोएगुलेशन होने की वजह से उनका पार्टिकल साइज बढ़ जाता है, और पार्टिकल साइज बढ़ने की वजह से वो नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट है ना, डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में जाने के बाद। ऐसे ही एक रीजन को बोलते हैं डेल्टा रीजन। क्या कहते हैं, ये क्या है, बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना है। जब यहाँ से कोई रिवर जाम में जाती है और ये इधर समंदर को ज्वाइंट होती है, तो ये सी है और ये रिवर है। ठीक है, मान के चलना है। अब इधर से पानी आ रहा है, मडी वाटर है, तो वाटर है मतलब वो उसमें थोड़ा सा मड पार्टिकल्स होंगे, लेकिन मड के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो इजीली सेटल नहीं होते हैं। अब ये रिवर का वाटर और ये सी का वाटर, किसमें सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट होता है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो सी में जो सॉल्ट रहेगा मतलब इलेक्ट्रोलाइट रहेगा NaCl, उसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा। तो जब ये रिवर का वाटर इस तरफ आ रहा है तो इस रिवर के वाटर में कुछ सस्पेंडेड मड के पार्टिकल्स है जिनका पार्टिकल साइज इतना छोटा है, तो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो सेटल हो जाए, इसलिए वो सस्पेंडेड पार्टिकल आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गए। जैसे वो इस रीजन में मिलेंगे इसके साथ, सी वाटर के साथ, तो सी वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करेगा, उन सस्पेंडेड पार्टिकल का कोएगुलेशन करेगा। इलेक्ट्रोलाइट है ना, हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कोएगुलेशन होता है। तो ये जो इधर का सॉल्ट होता है जो इस पानी में है, ये दोनों पानी जहाँ पे मिक्स होते हैं उस रीजन को बोलते हैं डेल्टा रीजन। और डेल्टा रीजन में जनरली मड का क्वांटिटी ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब ये रिवर का वाटर इस सी वाटर से मिलता है तो इस सी वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट होता है वो क्या करता है, इस रिवर के वाटर में जो सस्पेंडेड मडी वाटर के मड के जो पार्टिकल्स आए थे उन मड के पार्टिकल का कोएगुलेशन करेगा इस रीजन में, और इसीलिए यहाँ पे जो मड होता है इसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। तो इस रीजन को कहा जाता है डेल्टा रीजन। समझा डेल्टा रीजन तो कौन सा रीजन होता है जहाँ पे, ठीक है, इसको यूज कहाँ पे करेंगे, पोल्यूशन को कम करने के लिए। कैसे कैसे पोल्यूशन को कम करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं,
ओके, पोल्यूटेंट दो टाइप के हैं पोल्यूटेंट, एक है चार्ज पोल्यूटेंट और दूसरा न्यूट्रल पोल्यूटेंट। ज्यादा हार्मफुल कौन से हो सकते हैं? किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है नॉर्मली, चार्ज का या न्यूट्रल का? तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो चार्ज वाले पोल्यूटेंट है वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी है और यहाँ से वो स्मोक को प्रोड्यूस कर रही है, ये स्मोक जो रहेगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, पूरा स्मोक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से एक चिमनी बनाई है, चिमनी बन रहा है ना, ताकि यहाँ से स्मोक जो रहेगा ये बाहर निकले, ठीक है, पोल्यूटेड मान के चलते हैं। अब सपोज ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जो पोल्यूटेंट है वो चार्ज वाले हैं, कौन से? चार्ज। तो हम उस चार्ज वाले पोल्यूटेंट को न्यूट्रल कर सकते हैं या तो उनको रोक सकते हैं। कैसे? ये जो चार्ज के पार्टिकल, सपोज ये मान के चलते हैं कि इस कंपनी में से जो पोल्यूटेंट निकल रहे हैं वो सभी के सभी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज उनके ऊपर पहले से होता है बाद में डेवलप होता है? मैंने पहले बोला था डिस्पर्स फेस के ऊपर का न्यूट्रल चार्ज पहले से नहीं होता है, वो बाद में डेवलप होता है। अब सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या इनका एसोसिएशन होगा? नहीं होगा। क्या हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो हो सकता है, या तो हम नेगेटिव चार्ज को निकाल दें तो हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो चिमनी होती है यहाँ पे इस साइड में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और इस साइड में एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। तो नॉर्मली दोनों इलेक्ट्रोड लगाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वो पहले टेस्ट करते हैं कि उनके इंडस्ट्री में जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, कि कोई भी चार्ज होता है। सपोज ये मानते करते हैं कि वहां पे जो स्मोक है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके लिए कौन सा इलेक्ट्रोड काम का नहीं है? पॉजिटिव, वो उसको नहीं रखेंगे, फिर नेगेटिव को रखेंगे। ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर। अब ये मानते चलते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कौन सा है, तो हमने नेगेटिव को निकाल दिया, नेगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से जब ये स्मोक के पार्टिकल आएंगे, ये चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। ये स्मोक के पार्टिकल जैसे इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। पहली बात, यहाँ पे जो स्मोक के पार्टिकल्स है हमने माना कि ये नहीं है, ये स्मोक के पार्टिकल जो रहेंगे वो रैंडम मोशन में घूम रहे हैं। वो सेटल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनका पार्टिकल साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो सेटल हो जाए। अब पार्टिकल साइज बड़ा होने के लिए उनका एसोसिएशन होना चाहिए। अब ये पार्टिकल चाह के भी एसोसिएशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सबके सरफेस के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव कभी पास नहीं आ सकता, इसलिए इनके बीच का एसोसिएशन नहीं हो रहा है। और जब हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दिया तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के सरफेस, मतलब इस पार्टिकल के सरफेस के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये सभी के सभी पार्टिकल इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। तो उनमें से देखो ये पार्टिकल है और पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जा तो दोनों रहे थे, वापस कौन आएगा? हमारे पास ये पार्टिकल है और पार्टिकल के सरफेस के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, सही है। तो पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो ये पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है। तो जब तक ये नेगेटिव चार्ज उसके साथ रहेगा तब तक ये पार्टिकल कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और जब तक ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तब तक उनका एसोसिएशन भी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लगा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। वहां जाने के बाद वो किसको एक्सचेंज करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो इस पार्टिकल के सरफेस के ऊपर का नेगेटिव चार्ज चला गया, तो इस रीजन में जो पार्टिकल्स रहेंगे उनके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो पहले इनका एसोसिएशन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सबके सरफेस के ऊपर चार्ज कौन सा था? नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाने की वजह से सबके सरफेस के ऊपर का नेगेटिव चार्ज निकल गया। तो जब नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो सभी कैसे बनेंगे? न्यूट्रल। और जब ये न्यूट्रल बनेंगे तो उनका एसोसिएशन हो सकता है वीक वन डर वाल फोर्स की वजह से, वीक है लेकिन है ना। और जब उनका एसोसिएशन होगा तो पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा, और पार्टिकल साइज बढ़ेगा तो वो इजीली यहाँ पे क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। समझ में आ रहा है? तो
तो इस प्रकार से जो इंडस्ट्री है उसके अंदर का पोल्यूशन हम ऐसे कम कर सकते हैं। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो लेदर होता है ये नॉर्मली सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है? लेदर किसी का भी, हमारा भी बोल सकते हैं, इसको लेदर बोल सकते हैं। क्या ये स्किन और लेदर क्या है? क्या फर्क है दोनों में? तीसरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, सिंपल देते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलते कि एनिमल हाइट, ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, एनिमल हाइट मतलब एनिमल को छूने के लिए स्किन होती है ना, स्किन इसको बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में एनिमल हाइट का मतलब स्किन की बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। टेक्स्ट बुक में यही वर्ड यूज किया होगा, सिंपल मतलब इसका स्किन लेके चलते हैं। तो नॉर्मली जो स्किन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। ऐसा कहा जाता है कि स्किन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों है, ठीक है। तो स्किन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड स्किन इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइट है, हाइट इज अ पॉजिटिव सोल। कैसा है? पॉजिटिव सोल। अब पॉजिटिव सोल होने की वजह से सरफेस के ऊपर पार्टिकल कौन से हैं? पॉजिटिव। और जब तक इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो वो सोल के पार्टिकल पास, इसका मतलब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। अब देखो हमने पॉलीमर में देखा था, कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और कुछ पॉलीमर्स हार्ड होते हैं। क्यों? डिपेंड करता है उस पॉलीमर के बीच का, मतलब पॉलीमर के जो मोनोमर्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। इफ वो डिस्टेंस कम है या फ्लेक्सिबल है तो हाँ वो जो पॉलीमर रहेगा उसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन इफ उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो हम उनका शेप इजीली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेजर में भी ऐसे होता है। जो हाइट होता है, जो सिंपल स्किन है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल। और जब इस पॉजिटिव चार्ज सोल में हम टैनिन को यूज करते हैं। अब टैनिन क्या है? टैनिन इज अ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, लेकिन ये वाला बायोमोलिक्यूल हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में नहीं है। और इसके अंदर होते हैं पॉलीफिनोलिक ग्रुप। पॉलीफिनोलिक ग्रुप का मतलब इस टैनिन के मॉलिक्यूल में बहुत सारे बेंजीन के रिंग्स होते हैं और उन बेंजीन के रिंग के ऊपर OH ग्रुप होता है और बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH ग्रुप होता है तब उसको बोलते हैं फिनोलिक। एक रहेगा तो सिंपल फिनोलिक और बहुत सारे रहेंगे तो पॉलीफिनोलिक। तो एक टैनिन नाम का जो कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, इट इज अ टाइप पॉलीफिनोलिक बायोमोलिक्यूल। और ये जो होता है ये नेगेटिव सोल का काम करता है। ये किसका काम करता है? नेगेटिव सोल, ठीक है। तो होता ऐसे है कि ये नेगेटिव सोल और ये पॉजिटिव सोल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। और जब ये न्यूट्रलाइज, देखो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। पहले मैंने बोला था कि जो हाइट था वो सॉफ्ट था। सॉफ्ट क्यों था? क्योंकि उस हाइट के ऊपर चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो हाइट के पार्टिकल से वो ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। अब क्या हुआ, हमने वहां पे टैनिन को ऐड किया जो नेगेटिव सोल का काम करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और इनके अट्रैक्शन की वजह से वो पार्टिकल अब क्लोज आएंगे या दूर जाएंगे। और क्लोज आने की वजह से इस हाइट का हार्डनेस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आजकल कुछ लेदर की चीज आपको खरीदने तो महंगी होती है, लेकिन जो लेदर होता है, ठीक है, वो किसी की स्किन मतलब हाइट से बना है ना, तो जो इनिशियल हाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। लेकिन लेदर बन के जब हम देखते हैं उसका कोई मतलब मटेरियल कुछ बनता है तो वो वाला हार्ड होता है। तो हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसका टैनिन किया जाता है। और टैनिन जो होता है उसकी, तो ये इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव सोल। तो ये नेगेटिव सोल क्या करता है? उस पॉजिटिव सोल को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, और जिसके वजह से उसके हार्डनेस को बढ़ाने का काम करता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग, ठीक है। हमने ये भी देखा था मेडिसिन जो होते हैं, कुछ मेडिसिन में एडसॉर्प्शन फिनोमेना को यूज किया जाता है। मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को, जर्म्स को क्या करते हैं, फिर सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करते हैं। तो एक इसको यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि कोलाइडल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो कोलाइडल मोस्टली एडसॉर्प्शन फिनोमेना के हिसाब से। तो इस चैप्टर को 4 पार्ट में देखा, एडसॉर्प्शन, कैटलिस्ट, कोलॉइड्स और लास्ट में देखा था इमल्शन। ठीक है, निकालो एनसीईआरटी।